दुनिया में बात करेंगे। ज़ैनब ज़्यादती और कत्ल केस में आज नई तफसीलात सामने आ गई। सुप्रीम कोर्ट ने आज सहाफ़ी डॉक्टर शाहिद मसूद को अदालत में तलब किया था। डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने टेलीविजन प्रोग्राम में दावा किया था कि ज़ैनब का कातिल अकेला काम नहीं कर रहा था और ये भी कि वो एक इंटरनेशनल ग्रुप का हिस्सा है जो बच्चों की पोर्नोग्राफिक वीडियोस बनाकर उन्हें इंटरनेट पर बेचते हैं। उन्होंने मजीद ये भी बताया कि इस शख्स के मुतअद्दिद बैंकों में फॉरेन करेंसी अकाउंट्स भी हैं। डॉक्टर शाहिद आज अदालत में पेश हुए, जहां उन्होंने चीफ जस्टिस को एक चिट पर उन बाअसर शख्सियात के नाम लिख कर दिए जो उनके मुताबिक इस किस्से में मुलव्विस हैं। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने भी इन इल्जामात के बाद फौरन स्टेट बैंक और पंजाब फोरेंसिक साइंस एजेंसी के नुमाइंदों की एक JIT बना दी जो डॉक्टर शाहिद के इल्जामात की तहकीकात करेगी। उसके बाद बात करेंगे साबिक SSP मलीर राव अनवार की, जो अब तक गिरफ्तार तो ना हो सके मगर मुख्तलिफ टेलीविजन चैनल से टेलीफोन पर राब्ते में रहे। राव अनवार का कहना था कि जाली पुलिस मुकाबले IG सिंध की पॉलिसी है। राव अनवार ने ये मुतालबा भी किया कि इंटेलिजेंस एजेंसीज की एक JIT बनाई जाए जिसके सामने वो पेश होने को तैयार है। और आखिर में बात करेंगे कुर्रम एजेंसी में कल होने वाले ड्रोन हमले की। पाकिस्तान की दफ्तर खारजा और ISPR ने आज वजाहत की कि ड्रोन हमला किसी दहशतगर्द कैंप पे नहीं बल्कि अफगान मुहाजिरीन के कैंप पर हुआ था। इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के तर्जुमान ने डॉन न्यूज से बात करते हुए कहा कि पाकिस्तान का ये दावा बिल्कुल गलत है। बोल पाकिस्तान में खुशामदीद। मैं हूं गुलमीना सेठी। मैं नुस्खा जारी 051260602728 हमारे टेलीफोन नंबर हैं, डिस्प्ले भी हो रहे होते हैं। आपको बताता रहता हूं कि जैसे ही आपको फ़ोन दिया जाता है आप बराह रास्त टेलीविज़न पर होते हैं, लिहाजा फ़ोन मिलते ही अपनी गुफ्तगू का आगाज़ कर दें और सिर्फ उसी मौजू तक महदूद रहें जो ज़ेर बहस। आप चाहें तो हमसे सोशल मीडिया के जरिए भी रब्ता कर सकते हैं। हमारा फेसबुक एड्रेस है www.facebook.com/बोल-बोल-पाकिस्तान1। ट्वीट करने के लिए हमारा हैंडल है बोल-बोल-पाकिस्तान _बोल-बोल-पाकिस्तान@dawn-news.tv पे। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और अगर आप हमें इंटरनेट पे देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे जाइए, वहाँ डॉन न्यूज़ का चैनल है, आप उस पर हमें बराह रास्त देख सकते हैं। हाँ गुलमीने, मसला ये है कि तुमने अच्छा किया कि ये शाहिद मसूद साहब का तस्करा सबसे ऊपर कर दिया। बस वो क्या करें, जब से सुबह है और हमें आपको भी बार बार लोग फ़ोन करके, ज़ाहिर हम लोगों के लिए फ़ोन करते हैं, यानी कि प्रोग्राम करते हैं। तो देखो, इसमें बुनियादी बात यह है कि सबसे पहले मैं एक बात क्लियर कर दूं, आपको इस बात का बहुत अच्छी तरह पता है कि जब भी कभी कोई टेलीफोन आता है मैं हमेशा कहता हूँ कि जी मैं किसी एंकर साथी एग्रीड मैं और या किसी दूसरे चैनल उस पे आई किसी बात को मैं डिस्कस करता हूं। बस वो अदालत ना गए होते तो शायद इस पे हम बात ही ना करते। नंबर एक बात। नंबर दो बात ये है कि इन दिस पर्टिकुलर केस मुझे डॉक्टर शाहिद मसूद साहब के नजरियात से 100% इख्तिलाफ, मैं उनकी किसी भी बात से मुत्तफिक नहीं, ठीक, लेकिन जाती तौर पर हम दोनों की काफी एक मोहब्बत भरा ताल्लुक और वास्ता, राइट। अच्छा, और वो ऐसा है कि आज से चंद माह पहले मुझे याद है आपकी मुलाकात हुई थी बेग साहब के यहाँ एक दावत थी, तो वहाँ डॉक्टर साहब खुद उन्होंने कहा कि जी मैंने आपके साथ वो सेल्फी बनवानी है, तो उन बेचारों ने अपने अकाउंट पर लगाई, तो उनके चाहने वाले जो है उन्होंने बहुत लानत मलामत की कि आप उनके साथ कि आप जैसा यानी कि कदावर आदमी इस लिफाफा और बद अखलाक शख्स के साथ क्या कर रहा है। तो उन बेचारों ने बाकायदा पब्लिकली कहा कि सॉरी नुसरत भाई के लिए मैंने ये मैंने ये तस्वीर को उतरवाई थी, लगवाई, और उसकी वजह से आपको ऐसी लानत मलामत सुनने में पड़ी, हालांकि शायद मैं डिजर्व करता हूँ। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम ये है कि ये किस्सा अगर वही तुम्हारे वाली बात पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने इसका नोटिस न लिया होता तो टीवी पे कोई कुछ भी कह सकता है, हम उस चीज का नोटिस तो नहीं लेते। अच्छा, टीवी पे भी कहने का, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूँगा कि बीबी मैं सुन रहा हूँ, मुझे मैं दावे से नहीं कह सकता, उड़ती उड़ती बात चल रही है। मैं ये कह सकता हूँ कि जी सोशल मीडिया, एक तो मैंने ये टीवी पे कहा, उसके बावजूद अगर अदालत मुझे बुला ले तो मैं ये कहूँगा कि जी ये मैंने फुला फुला इस तरह किया था। सुनी थी। मैं तो एंकर हूँ सीधा साधा, मैं तो कोई इन्वेस्टिगेटर नहीं हूँ, मैं बैंकर नहीं हूँ, तो ये तो आप पता कर लें। मैंने इन वजूहात की बिना पर ये कहा है, लेकिन
اس کے بعد انہوں نے جو گفتگو کی اور کورٹ میں انہوں نے جو بات کہی اور ساتھ ہی انہوں نے ایک کاغذ پر لکھ کر ایک وفاقی وزیر کا نام بھی لپیٹ کر چیف جسٹس صاحب کو دی. اچھا اب بھائی ظاہر ہے کہ کوئی میں اس طرح ایک چٹ پہ گلمینے کر کے میں بھائی کسی اور کو تو نہیں دے رہا, چیف جسٹس آف پاکستان کو دے. ٹی وی پہ نصرت صاحب ایسے ہی کوئی بات کر دینا اور جا کے عدالت میں وہ بات کرنا, they are very different things. تو چیف جسٹس صاحب, اب اس میں دو قصے ہیں جو میری دانش میں فوری طور پر آنے چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ آج کے دور میں ان دس ڈے اینڈ ایج اس بندے کا شناختی کارڈ نمبر, شناختی کارڈ, فنگر پرنٹس, ایوری تھنگ یہ خود یعنی پولیس کی تحویل میں ہے. اس کا شناختی کارڈ نمبر, نادرا ریکارڈ وغیرہ, اس کے ان دس ڈے اینڈ ایج آف کمپیوٹر اور ڈیجیٹل ڈیٹا میں یہ بات ماننے کو تیار ہی نہیں ہوں کہ ابھی تک کم از کم شہباز شریف صاحب نے یہ معلوم کر لیا ہے یا نہیں کہ جی یہ اس شخص کے یہ اکاؤنٹس ہیں یا نہیں. Well, he instantly made a JIT and said کہ they will find out. ارے بی بی وہ تو دکھانے کی بات ہوگی نا, ان کے ہاتھ بہت لمبے ہیں, بہت عرصے سے حکومت میں ہیں, اور آپ کو یہ بات ابھی تک سمجھ جانی چاہیے کہ جتنے بھی فائنانس ریلیٹڈ موسٹلی اپوائنٹمنٹس ہیں وہ ان کے چہیتے بیوروکریٹس کے پاس جاتی ہیں. نہیں I'm sure ان کا جو انفارمل نیٹ ورک ہے نا, سیسیلین مافیا سمجھا کریں نا, تو وہ لاہوری مافیا میں خیر کہ میں ایسے یہ نہیں کہ بھائی وہ ان کے ابھی کل تو ان کے کچھ لوگ جو ہیں وہ ٹیلی فون کر کے ناراض ہو رہے تھے, مذاق نہیں اڑایا کرتے وہ یعنی مذاق. اچھا خیر وہ اللہ مالک ہے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر یعنی فرض کریں کہ چیف جسٹس صاحب کے پاس ایک نام ہے اور نظر بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ یہ وفاقی وزیر شاید کچھ ممکنہ ملوث, کیونکہ اس میں دو قصے ہیں نا. ایک تو یہ ہے کہ عام طور پر جو ہسٹری ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ اس نوعیت کے جو وحشی درندے ہوتے ہیں وہ عام طور پر لون آپریٹر, ہاں جو سیریل کلر, وہ اکیلے کام ایبسولوٹلی, تو وہ گروپ کا حصہ ہونا بھی. اب پنجاب حکومت کا دعویٰ ہے کہ جی جتنے واقعات 8 سے ہوئے ان سب میں ڈی این اے وغیرہ وغیرہ میچ کر رہا ہے. تو اس کا نظر بظاہر جو لائف سٹائل ہے, زندہ رہنے کا سٹائل ہے, اس کے محلے والے بتاتے ہیں کہ پہلے وہ ساؤنڈ سسٹم وغیرہ ٹھیک کرنے کا بھی کوئی کام کرتا تھا, اور نعتوں وغیرہ کی جو محفلوں میں جب وہ پیسے ویسے بکھیرتے تھے ان کو انعام کے طور پر, تو وہ بھی کچھ گینگ کرتا پایا جاتا تھا. تو اگر تو فرض کرو وہ اتنا ویل کنیکٹڈ گینگ کا ہے تو پھر اس کی یہ ریپوٹیشن محلے میں نہ ہوتی. اس کو اس کے پرستار جو ہیں وہ کوئی اچھا کور, مطلب کریانے کی کوئی دکان کھلوا دیتے وغیرہ وغیرہ. اچھا اب اگر وہ گروہ کا نکلتا ہے اور یہ سارے اکاؤنٹس اور شاہد مسعود صاحب کی کہانی درست نکلتی ہے تو پھر تو بہت بڑا واقعہ ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لون آپریٹر نہیں ہے, شاید وہ صرف سہولت کار ہے جو ایک اس طرح کی بچی کو اٹھاتا ہے اور ان لوگوں کے حوالے کرتا ہے جو انہیں مختلف قسم کی درندگی کا نشانہ بنا کر, ان کے ویڈیو بنا کر, اور پھر اس بچی یا بچے کو جو ہے وہ, کیونکہ اس کی ایک ہسٹری ہے جو قصور میں ہی ہے. آج سے 2 سال پہلے بہت بڑا واقعہ آیا تھا, جو مرضی کہتے ہیں گورنمنٹ والے, there was a کیونکہ ایک بیک گراؤنڈ تو ہے, لیکن اگر اس بیک گراؤنڈ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے تو پھر تو سچی بات ہے کہ وہ جو پریس کانفرنس ہے شہباز شریف صاحب کی, وہ ان کی سیاسی زندگی کی میری دانست میں آخری پریس کانفرنس ہوگی. اس کے بعد تو یوں محسوس ہوگا کہ ہم جنگل میں رہ رہے ہیں اور کوئی قانون, کوئی سسٹم نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ مجھے اور آپ کو رائے دینے سے, کیونکہ منڈے کو پھر سے اس کی سماعت ہوگی اور وہ جائیں گے اور نوٹس لے لیا نا. میں یہی جو مجھے جن دوستوں نے فون کیا, جن چاہنے والوں نے ٹویٹر پہ, فیس بک پہ, آپ کو اتنا زیادہ لوگوں نے بحث میں الجھایا. ہمارے دوست زرار کھوڑو جو ہے ان کے ساتھ وہ لگے ہوئے ہیں. نہیں وہ اس میں نصرت صاحب یہ ہو گیا نا کہ جو ایک وہ پھر پرو پی ٹی آئی پرو پی ایم ایل این کا جھگڑا ہو گیا اس میں بھی, کہ وہ ہو جاتا ہے نا کیونکہ عمران خان صاحب نے فوراً بیان دے دیا
जवाबिया गजल के तौर पर राना सनाउल्लाह साहब याद दिला रहे हैं वो 35 पंचर पे तो झूठ थे। किसी ने मुझे बड़ी जबरदस्त ट्वीट लिखी कि आपको पता है उनकी ये स्टोरी गलत थी, ये गलत थी, ये गलत थी। मैंने कहा देयर इज नो हार्म इन चेकिंग। भाई हमें एक बात किसी ने की अदालत में, मैं फिर वही कह रहा हूँ जज साहब को वो इस बात से गरज नहीं है। सवाल ये उठता है कि एक साहब ये अपने यूं प्रोग्राम में दावा करते हैं, जैसे मैं कहता हूँ, अब मैंने देखा है कि मैं हमेशा असरार करता हूँ, मैं लफ्ज़ मुबैना के इस्तेमाल पर जोर देता हूँ। फिर आप कहते हैं कि ये मेरा तज्जिया है, मेरे पास खबर नहीं है। अगर मैं ये और मैं आपको साफ कहता हूँ, मैं यूं करके कैमरे की तरफ देख कर कहता होता था कि ये मेरी खबर है, लेकिन ये मैंने सुना है, मुझे पता चला है कुछ ऐसे लोगों से जिन पे मैं एतबार कर सकता हूँ, यू नो। लेकिन फिर जब मुझे कोर्ट कहे और मैं स्टैंड बाय करूँ, हाँ, अपनी स्टोरी पे डिफरेंट, तो फिर इसको देखते हैं। आई थिंक कि कोर्ट का रिमिट होना चाहिए इसमें। जहलम से कॉल ले लेते हैं, इनकी बात सुन ले ताकि आगे बढ़े। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र है जी। जहलम से बात कर रहा हूँ, ताहिर जंजुआ। जी ताहिर साहब। अच्छा सर, आई डू एग्री विद यू, बट इशू इज दैट के चाहे वो बंदा मतलब सीरियल किलर है या वो जो भी करता रहा है, शाहिद मसूद साहब की जो स्टोरी आई है, बट अगर उसको पहले केस जब पहला वाकया हुआ था तो उस वक्त इतनी, अब तो भरपूर अवामी दबाव और आर्मी का दबाव और एक जुडिशरी का प्रेशर के बाद उसे गिरफ्तार, यानी कितना, अदरवाइज तो मेरे ख्याल उसने फिर नहीं पकड़ा जाना था कि अगर वो एक जैसे पहला वाकया हुआ, दूसरा वाकया हुआ। तो ये बात हम तो पहले दिन से कहे चले जा रहे हैं। जी जी। जैसे मैं कल भी कह रहा था कि मुझे बड़ा डायलेमा है, मुझे समझ नहीं आती कि एक तरफ मैं ज़ाती तौर पर चीज़ों को खामखा मीडिया पे हाइप बनाने के खिलाफ हूँ, लेकिन साथ ही मैं ये भी सोचता हूँ कि यार अगर हाइप न बनता तो शायद इस वहशी तक भी ना पहुँचा जाता। ये तो इस पे तो कोई यानी कि डिसएग्रीमेंट भाई मेरे नहीं है जंजुआ साहब। चलें, ब्रेक है जी। चलें जी, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे, हमारे साथ रहेगा। फेसबुक पे जाइए, लिखिए बोल बोल पाकिस्तान, हमारे पेज को लाइक करें, कोई सवाल हो या कमेंट हो लिख के जरूर भेजें। अच्छा, लेकिन मेरा जो खदशा है ना, मेरा खदशा ये है कि एक तो देखो ना, ये स्टोरीज तो दो मुख्तलिफ हो जाएंगी ना फिर। बिल्कुल। कभी ये लोन ऑपरेटर नहीं है, हाँ। एक बाकायदा गैंग है, हाँ। जिसका ये महज एक आलाकार, वो तो अलग कहानी हो गई। लेकिन मुझे बदकिस्मती से ये हो रहा है कि हम बजाय उस इशू पर फोकस करने के, अब ये बात खाली डॉक्टर साहब का वर्जन गलत या सही तक महदूद नहीं रहेगी। एक मैं आपको बात आज फोरवॉर्न कर रहा हूं, इन्होंने रिकॉर्ड पर दावा किया है और जो कोर्ट में लोग मौजूद थे वो रिपोर्टर्स वो बता रहे हैं कि यस, इन्होंने हाथ से लिखकर एक नाम दिया, हाँ। जिसको के जज साहब ने कहा कि मेरा स्टाफ भी ना देखे। ठीक है, तो वो सिर्फ एक मिनट, बहावलपुर से कह रहे हैं कॉल जी। अस्सलाम वालेकुम जी भैया, हुक्म। जी भाई, हाँ हेलो, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम नसरत साहब, मैं ये अर्ज करना चाह रहा था, डॉक्टर मसूद साहब ने जो ये टीकाकार यूट्यूब पे सारा इन्होंने ये पहले वो अपना किया, प्रोग्राम किया यूट्यूब पे, हमें तो हम वहां से देखा, ये इन्वेस्टिगेशन अपनी पर्सनल भी कर सकते हैं, इनके पास तो इतनी मतलब होती है, ये अपना न्यूज चैनल्स वालों के पास तो कोर्ट ने तो जो इन्वेस्टिगेशन करनी है उसमें उनको बहुत टाइम लग जाएगा, ये तो एक दिन में डॉक्टर साहब कर देते हैं, और ये इतनी कंफ्यूज पर्सनैलिटी है डॉक्टर साहब। अरे नहीं भाई, देखिए आपको अगर वो नापसंद हैं या पसंद हैं तो भैया उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है, लेकिन ये भी एक हकीकत है कि वो ये पाकिस्तान के जो नंबर 1 होते हैं एंकर, वो जो रेटिंग्स आती हैं अक्सर वो लगाते रहते हैं, उसमें वो मीलों आगे होते हैं अपने हम असरों से, तो आखिर उन्हें उनके चाहने वाले भी तो फिर बेतहाशा होंगे ना, और किसी वजह से होंगे भाई। नहीं है बॉस, उनको एक बहुत शौक से लोग हमें आप उसको नहीं, अगर आप उनके ख्यालात से एग्री करते तो ये कोई मजाक नहीं है, लेकिन आपको ये बात माननी पड़ेगी
کہ وہ ٹیلی ویژن کے اوپر ایک اٹریکٹیو یعنی پرسنالٹی ہیں, ٹاپ رینکنگ اینکر ہیں, اور ہماری طرح کے نہیں ہیں جنہیں کو دیکھتا ہے یا نہیں دیکھتا. تو یہ تو بات آپ کو ماننی پڑے گی. اپنے آپ کو کس لیے رگڑ دیا باس بیچ میں, آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ملتان سے کال. جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر. میں امتیاز بول رہا ہوں ملتان سے. جی امتیاز سر. ہاں, گزارش یہ ہے کہ آج جو اپنا ڈاکٹر شاہد مسعود صاحب نے دیا ہے سپریم کورٹ میں, ایک منسٹر کا نام دیا ہے. جی جی یہ نون لیگ والے ڈاؤن بن کے ہیں. نہیں وہ تو لیکن وہ صرف ان کے پاس ہے, صرف جج کو دیا ہے, وہ تو صرف چیف جسٹس صاحب نے. نہیں ایک منٹ, اگر منسٹر اگر اس میں آ گیا اگر تو یہ بہت بڑا ایشو ہے. اس کا مطلب ہے یہ پوری نون لیگ یہ ڈاؤن بیٹھے ہیں سارے, یہ عوام کا قتل ڈاؤن. اچھا ڈاؤن. ہاں بالکل بالکل. اگر تو صحیح ثابت ہوا سر, پھر تو میرا تو بلکہ یہ تجویز ہوگی کہ چیف جسٹس صاحب, ہم تو صرف میں سوچ ہی سکتا ہوں, ان کو ڈسکریٹلی آرٹیکل 190 کے تحت اپنے اختیارات استعمال کرتے ہوئے کچھ ایجنسیوں کو یہ ڈسکریٹلی خاموشی سے ہدایت کرنی چاہیے کہ یار میرے پاس یہ نام آیا ہے وزیر کا, اس پر نگاہ رکھیں. ایک بات. لیکن اس کی بھائی ایک اور سائیڈ بھی ہے جس کے اوپر میں آ رہا تھا تو آپ کا فون آ گیا, کہ فرض کریں کہ یہ پوری کہانی اگر غلط ثابت ہوئی تو کابینہ کا ہر وزیر کہے گا کہ سر لوگ تو میرے اوپر شبہ کر رہے ہیں. تو اگر وفاقی کابینہ نے باقاعدہ اپنا اجلاس کر کے چیف جسٹس صاحب سے مطالبہ کر دیا کہ جی ہمیں بتایا جائے کہ کس شخص کا نام آپ کو دیا گیا تھا اور کس کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی, تو ایک ٹینشن یہ ایک اور جوڈیشری گورنمنٹ ٹینشن. No, it will be a very serious tension point. بھئی ایک وفاقی وزیر. Hopefully نصیر صاحب one way or the other we must find out کہ یہ کیا بات ہے. بی بی یہ حل بھی ہو گیا. میں کہہ رہا ہوں کہ اس طرح یا اس طرح, اب جیسے اس طرح وہ بات کر رہے ہیں تو صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک وفاقی وزیر واقعتاً نکل آیا اس پورے قصے میں, تو یہ حکومت پر تو لوگ مطلب کہ اڑا کر رکھ دیں گے. یس ایگریڈ. کوئی مسئلہ یہ کہ کوئی اس میں تو پھر اس کی فرصت کی, میں نے اسی لیے تو آغاز میں کہا کہ پھر شاید شہباز شریف صاحب کی وہ آخری پریس کانفرنس. لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ حکومت کو گرانے کی سازش ہے. اگر یہ بات سچ نکلی تو حکومت تو ویسے ہی گئی, یعنی کہ مطلب سازش کی ضرورت ہی نہیں ہے نا مطلب بی بی. اور اس میں وہ یہ جی وہ جو جس پہ بہت ابھی تک ہم نازا ہیں, اور میں بھی فار رائٹ فور ریزنس, میں کہہ رہا ہوں میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ جی ہماری فورینزک لیب اور یہ اور وہ فلان نماک, اور اس میں بہرحال میری اپنی ابھی تک کی اطلاع کے مطابق پھر مزید ہوں کہ اس میں کی رول یہ یعنی فورینزک لیب بعد میں آئی ہے. اوکے, کہ یہ ہیومن انٹیلیجنس آصم چیمہ ہے, اس کا نام میں نے معلوم کر لیا ہے, اسپیشل برانچ کے انسپیکٹر کا. اس بیچارے نے پہلے دن سے اٹک گیا تھا کہ یہی بندہ ہے. ٹھیک, وہ اپنے یعنی ہیومن انٹیلیجنس اور اپنی آبزرویشن سے اس کا کسی نے ذکر نہیں کیا. نہیں, اور وہ باقی کسی نے, میں نے بھی بہت وہ تفتیش کر کے اس کا نام معلوم کرنے کی کوشش کی تو پتہ چلا. جی اپنا گلگت سے کہہ رہے ہیں کال ہے, میں پھر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام سر, کیسے ہیں سر؟ جی اللہ کا شکر ہے سر. سر میں یہ زینب کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں. جی بتائیے سر. یہ جو 12 کیسز ہوئے ہیں پنجاب میں, 12 کیسز کے بعد جا کر آج زینب کا قاتل پکڑا گیا, اور 12 کیسز سارے اس کے اوپر ہیں. تو نہیں بھیا 12 نہیں, اس آدمی سے جو 8 ہیں, اس بندے سے جو وابستہ کیے گئے نا وہ 8 ہیں, زینب کو ملا کے, زینب سمیت. ٹھیک ہے, تو ہم تو یہ بات پہلے روز سے کہے چلے جا رہے ہیں کہ اگر پہلے کیس کے بعد ہی مقامی پولیس اسی طرح یکسوئی کے ساتھ اسے چیز کرتی تو شاید باقی کے ساتھ واقعات نہ ہوتے. اس بات کو دہرانے کی تو اب میرا خیال ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے, بار بار ایک ہی بات ہم کرتے رہیں گے. اب میں تھوڑا سا رخ جو ہے وہ بدلنا چاہتا ہوں. یہ بات جو میں نے کہی ہے نا یہ ذہن میں رکھیے گا, سب دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے, یہ اس ٹینشن کو بڑھائے. ٹھیک ہے. اچھا اب آ جائے اس بات میں کہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پاکستان کی ریاست ہمارے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر رہی ہے اس ملک کے ساتھ. یہ ملک بنایا تنے تنہا ایک کلین شیفڈ شخص محمد علی جناح ایک پھیپھڑے کے ساتھ. انہوں نے کبھی یہ نہیں دعویٰ کیا کہ میں کوئی عالم ہوں, یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ میں محسوس کرتا ہوں کہ انگریزوں کے جانے کے بعد اگر
ब्रिटिश इंडिया इकट्ठा रहा तो मुसलमान अपनी ख्वाहिशात, अपनी रिवायात के मुताबिक जमहूरी निज़ाम कायम नहीं कर पाएंगे। एक कॉल मैं ले लूँ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भैया हुक्म कीजिए। जी नुसरत भाई बोल रहे हैं? जी भैया, जी जी, जैसे ही आपको फोन दिया जाता है जी मैं ही बात कर रहा हूँ। जी जी बिल्कुल। नुसरत भाई मैंने ये पूछना है कि हमारे मुल्क में कोई भी इंसिडेंट होता है हाँ, तो हम डायरेक्ट आर्मी चीफ या चीफ ऑफ आर्मी अपना जो हमारे चीफ जस्टिस हैं इनको अपील करते हैं। तो इसलिए करते हैं कि लोगों को दूसरे इदारों पे एतमाद नहीं रहा ना भैया, इसलिए करते हैं। ये तो उनको सोचना चाहिए कि क्यों लोग के उसमें तो अब मतलब कि लोग अगर महसूस तो इसलिए है ना सर। तो मतलब हमारे इंस्टीट्यूशन इतने बुरे हालात में किसी पे भी किसी आवाम को एतमाद नहीं किए इंस्टीट्यूशन पे। ये सर आप बिल्कुल सही कह रहे हैं और ये सोचना चाहिए ना इन लोगों को सोचना चाहिए कि भाई क्यों आप पे ये वक्त आया हुआ है। चलें जी ब्रेक नहीं, चलें ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिएगा। हमें ट्वीट जरूर कीजिए। मेरा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _ तो मैं अर्ज आपसे करना ये चाह रहा था कि कायद आज़म ने अपना पूरा जो बयानिया, जो पूरा मैसेज बनाया वो प्योरली यानी पॉलिटिकल था। ठीक है। और उनका जो नैरेटिव था, जो भी उनकी सियासी पोजीशन थी, उसकी सबसे ज्यादा मुखालिफत उस दौर के बड़े बड़े जय्यद उलमा ने की अक्सरियत ने की, सिवाय चंद मुस्तस्नियात के। ठीक है। उनको मजलिस एहरार जैसी दीनी सियासी जमातों के जलसायाम में बरमला काफिर आजम तक की बातें कही गई, लेकिन वो अपनी बात पर डटे रहे। उससे पहले यही आलम सर सैयद अहमद खान का था जब वो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी बनाने निकले थे। अब उस शख्स के बनाए हुए मुल्क के अंदर एक जमात जो ये दावा करती है कि वो उस शख्स की बनाई हुई जमात की रिफ्लेक्शन है, उसका गुड गवर्नेंस आज वो पीर सियालवी साहब। अरे नहीं भाई, ये खुदा के लिए क्या कर रहे हैं आप? आज का किस्सा तो नहीं है ना, मतलब ये तो आज का क्या किस्सा है? इसका मतलब ये है कि ये इनका कोई बयाना नहीं है, यानी बयानिया नहीं है, इनकी कोई कमिटमेंट नहीं है। अरे यार क्या बात कर रहे हो? वो पहले वो गए थे ज़हीम कादरी साहब, वो मोर चल रहे हैं पीछे जैसे दरबार में हाजिरी अपील कर रहे थे नुसरत साहब, उन्होंने उनके साथ मुआहिदा किया था। आज बड़े थिएट्रिकल अंदाज में उनके घुटनों को छूने की कोशिश कर रहे थे, वो जो होता है कि पाए लागू। हाँ, किस बात है भाई, क्यों? बस ताकि वो उन्होंने अपनी डेडलाइन खत्म कर दी ना। आप उन साहब पूछे ना शरीयत लगाने का जो उनका मुतालबा था, क्या अब 7 दिनों में शरीयत नाफिज करना जरूरी नहीं रहा? नहीं, अपेरेंटली नॉट। ये सवाल नहीं हमें करने चाहिए कि पीर साहब जरा ये फरमाइएगा हाँ कि वो क्या हुआ आपके मुतालबे का। आजकल फिर इसका मतलब है कि शरीयत तो नहीं है, तो आपने उसको मजीद पोस्टपोन कर दिया। कितना जुल्म किया आपने यार। ये मकसद हम लोगों ने इससे पहले वो एक बड़े एहतमाम से जी एक पैगाम है पाकिस्तान के जी तमाम उलमा ने इकट्ठे होकर कहा कि जी वो ये ना करें वो ना करें। अरे भाई कहाँ की बातें कर रहे हैं? इनमें से किसी एक से इनको कहें सिर बैठ के, किसी और की बात ना करें। कलाम पाक की आयत कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और मत बटो। इन्हें कौदी के सिर्फ एक फतवा देते कि कोई मसलक के नाम पर अपनी जमात नहीं बनाएगा। हाँ, मतलब नहीं कहे ना भाई, जिसमें तकसीम हो रही है आप कहें कि जी कोई इस बुनियाद पर नहीं जी कि हम देवबंदियों की जमात हैं, हम बरेलवियों की जमात हैं, हम शियों की जमात हैं। इस बात पे हो रही है, उसका लो ना। फिर जब वो 22 दिन तक धरना दे के बैठ जाते हैं, आप एक वजीर कुर्बान करते हैं
वज़ीर दाखिला दस्तखत करता है और गारंटर के तौर पर आप अस्करी इदारों से उन पर दस्तखत करवाते हैं। और एक मुआहदा चीफ मिनिस्टर साहब ने भी किया था लाहौर में। लाहौर में उन्होंने अलग मुआहदा था। अब वो आज वहां चले गए। आप कर क्या रहे हो यार? क्या अपने पास अपने साथ अकेले बैठे और पूछें कि क्या कायदे आज़म ने बिलाखिर इसलिए मुल्क बनाया था कि उन्हें काजी हुसैन अहमद मदनी, मौलाना आज़ाद जैसे, मौलाना मौदूदी जैसे बड़े बड़े आलम उनको क्वेश्चन करें और वो कहें नहीं बना के छोड़ूंगा, और बनाया, और आखिर में बना के तो उसके वजीर आला ने वहां जाके तो घुटने पकड़ने। नो, आई एम सॉरी, यू राइट नुसरत। अल्लामा इकबाल ने फिर ऐसे ही फिर हुसैन अहमद मदनी को जो है वो उड़ा कर रख दिया। किस बात पे? उन्हें क्या एतराज था भाई? आप यहां से हमें आजाद 1947 में करवा दिया, हम वही हैं। आप मुझे 2018 में मान लेकर जा रहे हो सिर्फ इसलिए कि 2-4 सीटें ना दाएं बाएं हो जाए यार। वाकई इसके आगे और तो कुछ भी नहीं है, बस कुछ भी नहीं। यही साहब यहाँ पे अगर शरीयत नाफिज नहीं थी तो भी सेनेट के मेंबर क्यों बन गए थे आप? बस हाँ, उन दिनों क्या हुआ था? उन दिनों क्या थी शरीयत? वाकई वही तो, बजाय कि हम लोगों को बताएं कि यार रियासत को आपके अकायद से कोई लेना देना नहीं, आप जो चाहते हैं, जैसे कायद ने मेरी 11 अगस्त ये वो हम बातें बहुत करते हैं, लेकिन भाई हम ये चाहते हैं कि ये इकोनॉमिक पॉलिसी होनी चाहिए, इस पे बहस होनी चाहिए ना। हाँ, हम चाहते हैं कि पुलिस का निजाम यूं बनना चाहिए, भाई हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं, बहस तो ये चाहिए ना। हाँ, लेकिन बस ये तो अब सालों गुजर गए हम। अरे बीबी कौन सा, मतलब कि 1947 को आज से 300 साल पहली बात नहीं है। 1970 में 140 उलमा ने फतवा दिया था कि जो शख्स पीपल्स पार्टी को वोट देगा वो काफिर होगा, दायरा इस्लाम से खारिज है। तो क्या किया था लोगों ने? वोट किया था जाके, और क्या? नहीं तो क्या है भाई? सही है। आप लोगों, ये मैं समझता हूं ये तौहीन है लोगों की। इसमें ये फर्ज कर लिया जाता है कि लोग पीर सियाली के कहने पे वोट देंगे। दुरुस्त। मैंने शायद आपको उस दिन भी कहा था, ये 1988, फिर मैं कह रहा हूं, मैं को 300 साल पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं खुद सिंध के गांव-गांव में था, मैं इलेक्शन वो कवर करने के लिए। तो वो इलाके जो पीर पगाड़ा के गढ़ थे, वहां पे वो मुझे कहते थे कि सही सिर जो है सर वो तो पीर बगाड़ा का है, लेकिन वोट देंगे इनको, वोट पीपल्स पार्टी का। ठीक है। आप उन लोगों की इज्तिमाई दानिश की तौहीन कर रहे हैं। हाँ। और नाम लेते हैं जमहूरियत का। मेरा वोट का जाओ, मेरा अगली मरतबा उन्हीं के पास जाओ, इनके पास जाके यार यही कर दो कि भाईजान एंड करो। वहीं से आया तो साथ ही नैब का दूसरा नोटिस भी आ गया, कम से कम इतनी दवाई करवा लो यार। अगर हाथ लगाए थे जाके तो नोटिस तो ना आता, पीर जी को यार नोटिस से खराब करो तो जरा मतलब अपने लिए कोई शफा हासिल करो यार, मेरे पे क्यों नाजिल कर रहे हो? नो आई मीन इट। नो यू आर राइट। क्योंकि जिस किस्म की ये मैसेजिंग दे रहे हैं, और वो धरना उन्होंने खुद ही भिजवाया था फैजाबाद से लेकर हम मुसलसल और उसके बाद हम कहते हैं कि यार दुनिया में संजीदगी से नहीं लेती। हाँ, और फिर हमारे नैरेटिव को नहीं मानती, तो फिर क्या करें? मतलब अभी आप क्या करते पाए जा रहे हैं? सोचने की बात है, गौर तलब बात है। और हम तमाम लोग, हम भी चाहते हैं कि चलो यार इस डिफिकल्ट मामले में पाँव ना ही रखें। हाँ, इसको तो यार ये शायद मसूद साहब की कहानी सही होगी, कोई वो भी कह रहे थे ना डाउन, वो हाँ बिल्कुल, वो सारे बैठे वो अच्छा, उसमें ये कि आराम से गपशप लगा के वक्त भी गुजर गया। अल्लाह खैर से। चलिए, इस पे हमें भी ब्रेक लेनी, इसी मौके तुम भी ले लो। चलिए ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे। हमारे साथ रहिए। हमें ट्वीट जरूर कीजिए, हमारा ट्विटर हैंडल है बुलबुल पाकिस्तान _। अच्छा, अब मसला ये है कि फिर वही जो मुझे बहुत दिनों से असल जो प्रॉब्लम चल रहा है, अमेरिका पाकिस्तान, ठीक, हमारा जो फर्ज बनता है, जो मैं बार बार कहे चले जा रहा हूँ, आई स्वेयर थिंग्स आर गोइंग टेरिबली रॉन्ग बिटवीन अमेरिका एंड पाकिस्तान। देखो, बदएतमादी का भी ये आलम है
कि पब्लिकली बहस होना शुरू हो गई टेलीविजन चैनल्स पर और टीवी। भाई एक देखो, मैं ये समझता हूं कि जब मैं कल ही जैसे कह रहा था कि कॉन्टिनेंटल काबुल में हमला हुआ, मेरा माथा ठनका। जैसे ही कल AFP के जरिए खबर आई कि जी उसमें अमेरिकन भी शामिल, आप तो पता भी चल गया वो, अब तो उन्होंने अमेरिकन का नाम भी ले लिया कि जी वो ट्रम्प की इंतहाबी मुहिम में उसने अहम किरदार अदा किया था, जो उसका वो तर्जुमान था कोई। उसका वो तर्जुमान। एक बात, उसके बाद ड्रोन गिर गया। अच्छा, ड्रोन गिर गया तो गिरते रहे हैं। हाँ। हमने एक रिवायती बयान दे दिया, उस पे मेरा कल आप उस पे भाई मैं कह रहा हूँ, लेकिन यस ये क्या है, यस, लेकिन वो मैं कह रहा हूँ ना, हुकूमत तो नहीं हूं ना मैं। नहीं ठीक है, मैं हुकूमत तो नहीं हूं ना। अब ये है कि वजारत खारजा उसने जिस अंदाज में उसको डील किया, होना तो ये चाहिए कि वजारत खारजा जो है वो ISPR को समझाए कि स्टेटमेंट कैसे देनी होती है। यहाँ उलट हुआ है, वजारत खारजा ने अपने बयान के जरिए तासुर कुछ इस तरह का दिया, हाय हाय अमेरिका ने जुल्म किया कि अफगान कैंप पे हमला कर दिया। नतीजतन ISPR को फॉलो करके तो एक वजाहत देना पड़ी कि जी इस तरह के लोग जो हैं, हम कहते रहते हैं कि वो तो मॉर्फिन कर जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिंगल कर जाते हैं शहरियों में, और उसके हवाले से फिर वजाहत जहाँ पे फॉरेन ऑफिस और ISPR एक पेज पर आते हैं, जो कि हम कहते हैं कि जी अगर अफगान यहाँ से चले जाएं तो होता ये है कि आप जिन्हें महफूज पनाहगाहें कहते हैं वो दरअसल अफगानों के महल्ले होते हैं, कैंप्स होते हैं, वो आते हैं, उनमें आके घुल मिल जाते हैं। तो यहाँ पे सेफ हेवन्स नहीं है, ये कैंप्स हैं और इसमें बस्तियाँ हैं, मोहल्ले हैं, वहाँ पे अपना वो स्नीक इन करके आ जाते हैं। तो उनको हम किस तरह उनकी शनाख्त करें, और वहाँ पे हमारे लिए बहुत मुश्किल है कि हम ह्यूमन इंटेलिजेंस इतनी डेवलप करें कि हम उनमें से उनका मालूम कर पाए। फाइन, लेकिन सवाल ये है, अमेरिका साहब बहादुर आपके पास, अच्छा अब उनको एडवांटेज क्या हुआ? उनको एडवांटेज ये हुआ, हमारी बदकिस्मती, हमें अब सोच, क्योंकि ये सारा जो मुकालमा है ये बैनुल अक़वामी दुनिया के लिए है। हाँ, yes, this is not a local issue। अक़वाम मुत्तहिदा रेफ्यूजीज के साथ जो डील करता है वो UNHCR करता है। उन्होंने कहा जी हमारा तो इस इलाके में कैंप नहीं, यानी हमारे कैंप पे हमला नहीं हुआ। these are not some registered। हम कमजोर हो गए, ठीक। हालांकि ISPR वालों ने मैप भी दिया है साथ में कि देखें किधर किधर क्या। वही है ना, एक तो रिकॉग्नाइज है कैंप्स, बाकी ये छोटे छोटे जो भाई, अरे बाबा ये एक पूरा मोहल्ला है, वहाँ अफगान आबाद हो गए, वो UNHCR से डोल वोल भी नहीं लेते हैं। तो UNHCR तो यही कहेगा ना कि जी ये G6 में ये जो 3 स्ट्रीट्स हैं वहाँ हमारा कैंप नहीं है। And they are not wrong, they are right when they say that। वो अपनी बात में दुरुस्त है, लेकिन जब हम कहेंगे कि नहीं यार ये 3 जो गलियां हैं ये अफगानों की हैं, तो हम भी दुरुस्त कह रहे हैं। हाँ। बात समझ गई हो ना? डेफिनेटली। लेकिन इंटरनेशनली मैसेज और जाएगा जी कि हमने कहा कैंप, UNHCR ने कहा नो कैंप। हाँ, तो बस फिर व्हाट इज इट? अच्छा, अब हालांकि ये बात बड़ी मुख्तसर है, बजाय ये करने के हर ड्रोन अटैक जो है वो प्रॉपरली रिकॉर्डेड होता है। अमेरिकी वो यानी उसकी फुटेज रिलीज कर दें। आप मुतालबा ये करें कि आप बताइए साहब कि इस शख्स को मारना क्यों जरूरी था, आपने क्यों टारगेट किया, आप प्रूव करें। आपके पास तो फुटेज है, हम क्यों अपना बयान दें? हम कहेंगे जी आपके पास फुटेज है ना, आपने को बंदा मारा, तो आप बताइए आपने कहाँ अटैक किया और किसको मारा। ठीक, और बराए मेहरबानी इतना भी बता दें ताकि हम जरा ख्याल किया करें कि भाई इस बंदे के बारे में आपने पहले हमें कोई इन्फॉर्मेशन दे रखी थी, हमें को पास ऑन किया था, हम स्टेटमेंट इस तरह की भी तो दे सकते थे ना। मैं अर्ज ये कर, और ये काम फॉरेन ऑफिस का था। ठीक, या राइट, कि वो ये कहते हैं कि जी क्या आपने कभी हमें इसके बारे में पहले इन्फॉर्मेशन दी? आप ये कहते हैं कैंप में नहीं है, किसी घर पे है, तो जाहिर है आपके पास उसका नक्शा होगा, फुटेज मौजूद होगी। आपकी वाली बात कल वाली के वो ख्वाजा आसिफ साहब तो कह चुके हैं कि डिफेंस कोऑपरेशन खत्म है हमारी, तो फिर व्हाट? नहीं, वो उन्होंने कहा था वजीर दिफा साहब ने। अच्छा सॉरी, वजीर खुर्रम दस्तगीर साहब ने, हाँ, कि वी डोंट हैव, इट इज फिनिश्ड। तो फिर
میں اس کے اگر بارے ختم ہو میں گئی ہے تو پھر کیا کریں؟ میں پھر کیا کہوں کہ میری جو وزیر اعظم صاحب کے ساتھ ہماری والی جو ملاقات ہوئی تھی اس کے بعد وہ آف دا ریکارڈ تھی، ورنہ میں اس کے بارے میں ایک واقعہ سنا سکتا ہوں. لاہور سے کال ہے. السلام علیکم، لاسٹ کال ہے شاید اس پروگرام میں. جی جناب. جی وعلیکم السلام. سر یہ پوچھنا تھا، یہ ڈاکٹر شاہد مسعود ہے، اگر یہ ان کی بات غلط ہوئی پھر ان کو کیا سزا ہوگی؟ عدالت بتائے گی بھائی. چیف جسٹس میں صاحب آپ اس کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں. سپریم کورٹ اس ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. وہ اس ملک کے تیسری بار منتخب ہوئے وزیر اعظم کو کیسے کیا نااہل کر کے گھر. تو عدالت میں جھوٹ بولیں گے تو عدالت میں جھوٹ بولنے کی جو سزا ہوگی وہ ملے گی. انہیں جج صاحب نے کہا کہ آپ کو کچھ تو پینلٹی ہوگی نا باس، اگر آپ عدالت میں جا کے غلط بیانی کرتے ہیں تو وہ ہوگا. کہا کہ اگر غلط ہوا تو پھر آپ کے ساتھ نہیں کہ یو شوڈ ریئلائز. وہ جیسے بندہ کہتا ہے کہ بھائی یہ احتیاط کیجئے گا، کیمرہ عدالت نہیں ہے یہ، سپریم کورٹ ہے، تو کہا انہوں نے. تو وہ اگر ڈٹے ہوئے ہیں تو کوئی بات ہوگی. وہ تو پھر دیکھیں گے منڈے کو بھی دوبارہ ہیئرنگ ہوگی. بہرحال ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. ہفتے کا بھی آخری پروگرام ہے، منڈے کو پھر ملیں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.